दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू टीच इंडिया टीच ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। टीच इंडिया टीच शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि CTP जहाँ कहीं भी आता है, CTP जहाँ कहीं भी आता है, चाइल्ड मनोविज्ञान साइकोलॉजी जहाँ कहीं भी आता है, वहाँ हम लोग को ये हेल्प करेगा, जिसमें आपका मुख्य रूप से CTET का एग्ज़ाम है, CTET का एग्ज़ाम होगा, UP टेट का एग्ज़ाम होगा, UP TET। इसके अलावा राजस्थान के लिए रिट का एग्ज़ाम होगा, MP TET का एग्ज़ाम होगा, जिसमें MP वर्ग 3 बोलते हैं। इसके अलावा पंजाब में टेट का एग्ज़ाम हो, राजस्थान में टेट का एग्ज़ाम हो, बिहार में टेट का एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ में टेट का एग्ज़ाम हो या उत्तराखंड में टेट का एग्ज़ाम हो। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की भर्ती निकलती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी शिक्षक भर्ती की निकलती है, जिसमें बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है। इसके अलावा दिल्ली में भर्ती निकलती है, उसमें भी बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है। 30 नंबर का CTP जहाँ कहीं भी आता है, ये आपका हेल्पफुल होगा। ये हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो MP टेट के अंतर्गत आया हुआ है, MP टेट एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2018 का ये पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज का हम लोग का जो पेपर होगा वो CTP का है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। इसमें 4 कारक दिए हुए हैं, चारों कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन है। इसका मतलब 3 इसमें आपको बेस्ट चुनना है। 3 जो बेस्ट चुनेंगे उसको छोड़ देंगे, जो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक होगा उसको आपको देखना है। पहला है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी करना। तीसरा है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, और चौथा है मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। इसमें 3 बेस्ट आंसर का आपको चुनाव करना है, आपको ध्यान देना है। जिसमें पहला देखिए, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, ये बेस्ट आंसर है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो ये तो अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा है उसके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। अब देखिए, सक्रिय भागीदारी जहाँ कहीं भी पॉइंट आपको मिल जाए, ये इसको महत्वपूर्ण में आपको रखना है, तो ये बेस्ट हुआ। इसके अलावा किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। अब किसी भी अंतराल को, जो बच्चों के सीखने में जो गैप्स हो रहे हैं, जो अंतराल हो रहे हैं, वो भी आपको कम करना है, टीचर की मुख्य भूमिका होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में ये 3 जो है अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन तीनों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। तो आपका जो आंसर होगा वो 4th होगा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे या फिर आप लोग चेक करते जाएंगे। लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे कि टोटल 30 में से कितना आपका सही हुआ। आपका अगला जो क्वेश्चन है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है? वितरण सामान्य है, वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है, वितरण विविधतापूर्ण है। अब यहाँ अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों में आलोचना का विषय वस्तु रहता है कि मानव जाति में जो अभिवृत्ति है, एप्टीट्यूड है, ये कई बार जो है विचार विमर्श का विषय वस्तु बना रहता है कि मानव जातियों में एप्टीट्यूड एक समान होता है या फिर अलग अलग होता है। तो आप ध्यान देंगे, मानव जाति का जो जन्म होता है वो नेचर में सबका एक जैसे होता है, मन मस्तिष्क जो होता है वो सारा एक जैसे होता है, तो अभिवृत्ति भी एक जैसा ही होता है। अंतर कैसे पड़ जाता है? सबका इन्वायरमेंट अलग अलग हो जाता है। इन्वायरमेंट अलग अलग होने के कारण कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है, तो अभिवृत्ति में अंतर आ जाता है। लेकिन मानव जाति में अगर अभिवृत्ति पूछा जाए, केवल बस अभिवृत्ति आपको पूछा जाए, ये तो स्किल हुआ, स्किल डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। अभिवृत्ति सबका एक समान होता है, तो इसको आप लिखेंगे कि मानव जाति में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, किसी में कम अस्त व्यस्त नहीं होता है या विषम नहीं होता है, और न ही विविधतापूर्ण होता है, बल्कि मानव जातियों में, सब में जितने भी मानव जाति हैं, सब में जो अभिवृत्ति का वितरण होता है वो सामान्य होता है। नेचर हमें सबको एक समान जो है अभिवृत्ति देता है। उसको हम लोग कितना यूटिलाइज करते हैं, ये हम लोग हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे पर्यावरण पे डिपेंड करता है, हमारे रहन सहन, खान पान या हमारे जो एटमॉस्फेयर है उस पर डिपेंड करता है कितना हम उसको यूटिलाइज करते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े
मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। इसको ध्यान से देखिए, कोई वस्तु क्या है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। अब ये मस्तिष्क में हमारे जो कोई इन्फॉर्मेशन आता है, कोई वस्तु क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन और आइडियाज अबाउट थिंग्स, इसको आपको देखना है कि मन मस्तिष्क में हमारे किस रूप में जो है कोई तथ्य या कोई ज्ञान या कोई वस्तु या कोई व्यवहार किस रूप में हमारे मन मस्तिष्क में आता है। तो इसमें 4 विकल्प है, निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा और संरचना। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि जो तथ्य हमारे मन मस्तिष्क में बैठता है या इकट्ठा होता है, ये जो ज्ञान के रूप में या भंडार के रूप में, स्कीमा के रूप में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। इसके अलावा अगला जो आपका क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण। अब यहाँ पे देखिए कि 15 कक्षों वाली कक्षा में, एक कक्षा में 15 स्टूडेंट हैं। अब इसमें 15 अलग अलग सीखने की शैली, सबकी सीखने की शैली अलग अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आपको बेस्ट आंसर देना है, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी आदतें क्या है। इसके अलावा कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना। एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। अब आपको ध्यान देना है कि बेस्ट जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होगा वो पर्टिकुलर आपको व्यक्ति को ध्यान देना है, इंडिविजुअल को ध्यान देना है। एक ऐसी हम नहीं बना सकते जिसमें कि अगर सभी बच्चों को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक ऐसा पाठ योजना बना ले जो सबको ध्यान न दें, तो ऐसी स्थिति में चूँकि यहाँ पे सबकी सीखने की शैली अलग अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, तो इसलिए हमको प्रत्येक को देखना होगा। जिसमें प्रत्येक को देख करके ही हम पाठ योजना बना सकते हैं। तो इसका हमारा जो बेस्ट आंसर होगा, इसमें एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना, यहाँ पर प्रत्येक से कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे देखिए प्रत्येक बच्चे, यहाँ पे लिख दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे को देखकर सबको ध्यान में देना है, उसके बाद एक पाठ योजना विकसित करना है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ताकि प्रत्येक बच्चा सीख सके। तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो सेकंड आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो सब बेस्ट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। अगला हम लोग चलेंगे, 5वां आपका क्वेश्चन है, 5th नंबर है, प्रगतिशील कक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार है। प्रगतिशील शिक्षा। अब यहाँ पर फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यहाँ पे 4 विकल्प है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जॉन डुई, जीन पियाजे, ग्राहम गिब्स। अब ये आपका 4 आंसर है, इसमें बेस्ट आंसर आपको देना है। जिसमें प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं, ये केवल एक ही ऐसे साइंटिस्ट हैं, एक ही ऐसे विद्वान हैं बाल मनोविज्ञान के जो प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा दिए हैं। तो ये आपके जॉन डुई हैं। जॉन डुई ने प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना सिद्धांत दिया हुआ है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 6th नंबर है, पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को क्या नाम दिया है। जिन पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को क्या नाम दिया है, स्कीमा, समायोजन, अहम केंद्रित भाव, आत्मसातीकरण। तो ध्यान देंगे, ये तो किसी नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ने से संबंधित है, ये भी नई इन्फॉर्मेशन से जोड़ने से संबंधित है। अहम केंद्रित, इन्होंने इनका जिन पियाजे से इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका जिन पियाजे क्षमता योग्यता को क्या नाम दिया है, तो ये स्कीमा नाम देते हैं। जो क्षमताओं और योग्यताओं जो हमारे मन मस्तिष्क में होता है वो स्कीमा के रूप में होता है। तो आपका जो बेस्ट इसमें जो आंसर होगा वो स्कीमा होगा। अगला हम लोग चलेंगे, 7th जो आपका क्वेश्चन है, अन्वेषण, डिस्कवरी, अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक किस रूप में भूमिका निभाते हैं। डिस्कवरी लर्निंग या अन्वेषण शिक्षण। अन्वेषण शिक्षण जो नई नई चीज़ें खोजबीन करके टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाते हैं, उसमें टीचर की भूमिका क्या होती है, सलाहकार के रूप में होती है, फैसिलिटेटर या समन्वयक के रूप में होती है, प्रबंधक या मैनेजर के रूप में होती है, या प्रेरक के रूप में होती है। तो ध्यान देंगे, अन्वेषण शिक्षण में चूँकि जो शिक्षक है वो हेल्प भी कर रहा है बच्चों को और इन्वॉल्व भी हो रहा है। ये नहीं कि केवल सलाह दे दिया और छोड़ दिया, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैनेजर या प्रबंधक की भूमिका में नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है। ये नहीं कि केवल प्रेरणा दे दिया, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, नहीं। तो जो आपका इसमें आंसर होगा वो फैसिलिटेटर के रूप में होगा। फ्रेंडली वो काम करते हैं टीचर, जो अपना फैसिलिटेट करते हैं, बच्चों को सिखाते समय उनकी जो असुविधा होती है उस सहायता करते हैं। तो सहायता करना, बच्चों को सिखाते समय उनको अनुदेशन के साथ साथ उनको सहायता करना ताकि वो सीख सकें। डिस्कवरी शिक्षण ये होता है, बच्चे जो करके सीखते हैं, आओ करके सीखें। बच्चे जो करके सीखते हैं या खोजबीन करके सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। तो टीचर की जो भूमिका होती है फैसिलिटेटर की होती है, सहायक की होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 8th क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है ये आपको ध्यान देना है।
विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम। तो ध्यान दीजिएगा, विशेष शिक्षा, यहाँ विशेष शिक्षा विशेष शब्द से ही इसको आप अलग कर लीजिए। विशेष शिक्षा विशेष बालकों के लिए बना हुआ है। विशेष बालक कौन होते हैं? जो सामान्य नहीं होते हैं वो विशेष बालक होते हैं। सामान्य बालक कौन होते हैं? जिनमें सामान्य जो है, जिनका शरीर या फिर जो उनका क्षमता सामान्य हो, या शरीर का आकार या शरीर के जो अंग होते हैं वो सामान्य हो, सामान्य बच्चे होते हैं। विशेष बच्चे कौन होते हैं? दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो विशेष बच्चे होते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपका आंसर खोजने का क्या हो सकता है कि विशेष शिक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, नहीं ये गलत हो गया आपका। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी आपका गलत हो गया। प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन बचा? विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा स्पेशली जो है विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित है, जिसमें कि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, पर्सनल नीड के हिसाब से शैक्षणिक कार्यक्रम तय किए जाते हैं या ईजाद किए जाते हैं, उद्भव किए जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता तीव्रतम विकास से जुड़ी है। कौन सी बुद्धिमत्ता है जो तीव्रतर विकास से जुड़ी है, जिसमें अधिक विकास हुआ है? इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद फास्टर डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट फास्ट हुआ है। तो इसमें सिंपल सी बात है, कोई बुद्धि नहीं, गलत हो गया। मध्यम बुद्धि, ये भी गलत हो गया। उच्च मंद, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे फास्टर जो वर्ड है या फिर तीव्रतम विकास है, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो आंसर होगा उच्च होगा। इसका मतलब उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, जिसमें इंटेलिजेंस हाई होता है, बच्चे की जो IQ होती है वो उच्च होती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? प्रशिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में, भागीदारी के रूप में, समर्थक के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम सिद्धांत में जो माता पिता की भूमिका होती है, अब यहाँ टीचर की भूमिका क्या है वो हम लोग देख चुके हैं। माता पिता की जो भूमिका होती है शिक्षक के रूप में होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षक तो जो है स्कूल में होते हैं, विद्यालय में होते हैं। भागीदारों के रूप में होती है, ऐसा भी नहीं है, बच्चों के साथ भागीदारी उनका नहीं होता है। समर्थक केवल सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो करते क्या हैं? प्रशिक्षक के रूप में होते हैं, ट्रेंड करते हैं प्रशिक्षण के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षक की भूमिका होती है। माता पिता की जो भूमिका होती है बच्चों के विकास में, प्रशिक्षक के रूप में होती है। तो आपका जो आंसर होगा वो पहला आंसर होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका 11 जो क्वेश्चन है, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को किस विधि के मापन के लिए किया जाता है? इसमें आपको जो क्वेश्चन है, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को कौन सी विधि के रूप में मापने के लिए यूज किया जाता है? अब यहाँ व्यक्तित्व का मापन करना है। व्यक्तित्व के मापन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन बहुत सारी विधियों में समाजमिति विश्लेषण का उपयोग किस विधि में किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो समाजमिति का जो उपयोग है, क्या प्रेक्षण में किया जाता है, क्या वस्तुनिष्ठ में किया जाता है, क्या व्यक्तिनिष्ठ में किया जाता है, क्या प्रक्षेपी में किया जाता है? तो ध्यान देंगे, व्यक्तित्व निर्धारण के लिए जो विधियाँ हैं वो समाजमिति का जो उपयोग है वो वस्तुनिष्ठ विधि में किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, बारह नंबर का जो क्वेश्चन है वो विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में कौन से निर्देशन परामर्श का लाभ है? यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। विलियमसन जो वैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कौन से निर्देशन परामर्श का लाभ है? परामर्श से जो है किसमें लाभ होता है? भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाता है। कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। परामर्श लेने वालों को निर्भर बनाना, पहल को दबाना। तो ध्यान दीजिएगा, जो निर्देशन का लाभ होता है, निर्देशन परामर्श का जो लाभ होता है वो पहला आपका जो आंसर होगा इसमें बेस्ट होगा। भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाता है। तो इसमें निर्देशन परामर्श का जो लाभ होता है ये पहला हो गया, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाता है। अगला आपका जो क्वेश्चन है 13वां जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे, आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? आर्थोटिक जो उपकरण हैं उसमें किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्सों को मरम्मत करने के लिए, न होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे, आर्थोटिक जो उपकरण हैं
जो दिव्यांग बालकों को या दिव्यांग व्यक्तियों को दिए जाते हैं, शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए किया जाता है। आर्थोटिक जो उपकरण होते हैं, जनरली आप देखे होंगे स्टिक वगैरह हो गया, या चलने के लिए जो दिए जाते हैं वो आर्थोटिक उपकरण, उस शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए होता है। कई लोगों के हाथ में समस्या होती है, हाथ नहीं होते हैं, या कई लोगों को पैर में समस्या होती है, पैर नहीं होते हैं। तो ये शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला देखेंगे जो आपका 14 क्वेश्चन है, 14वां जो क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन किस मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है? छात्रों के अधिगम के परिणाम में आकलन को, अधिगम का जो परिणाम है उसमें आकलन का कौन सा मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, किस मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है? क्या नैदानिक है, बेंचमार्क है, रचनात्मक है, या फिर निदानात्मक है? तो ध्यान देंगे, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन जो होता है वो निदानात्मक जो है मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। निदान किया जाता है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, या जो उन्होंने सीखा उसमें क्या समस्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जानने की जो विधि है उसमें आकलन का हम यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम जानने के लिए निदान का यूज करते हैं कि जो प्रॉब्लम क्या है। तो इसको जो है प्रोग्नेटिक बोलते हैं, प्रोग्नेटिक या फिर निदान मूल्यांकन। तो आपका जो आंसर होगा इसमें चौथा हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है 15 जो क्वेश्चन है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोलह वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? वहाँ पे 3 जो है आपने देखा था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। 3 जो है कोलह वर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। तो ये जो 3 चरण है उनमें से आपको ये बताना है कि किस चरण के अंतर्गत आता है। दंड एवं आज्ञा पालन के प्रति अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक सहानुभूति और विवेक, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिकता, मूल्यांकन की नैतिकता, मूल्यों की नैतिकता, और चौथा है सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो ध्यान देंगे, पहला जो है दंड एवं आज्ञा पालक, ये प्री कन्वेंशनल हो जाता है। सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता जो होता है वो आपका पोस्ट कन्वेंशनल हो जाता है। और सहायक उद्देश्य और विनिमय, सहायक उद्देश्य और विनिमय ये भी प्री कन्वेंशनल हो जाता है। तो आपका आंसर जो बचता है वो सेकंड बचता है। सामाजिक सहानुभूति और विवेक यही है जो पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है, सेकंड चरण के अंतर्गत आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो, आपका जो आंसर है इसमें वो दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? वेतन, प्रशंसा, जुनून, पदोन्नति। तो ये 4 आंसर आपके पास दिया हुआ है। इसमें प्रेरणा, चूँकि आप जानते हैं कि मोटिवेशन जो होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं। एक अंतः प्रेरणा होता है और एक बाह्य प्रेरणा होता है। बाह्य प्रेरणा जो हमारे बाहर की दुनिया से आता है, जो हमें कुछ पाने की चाहत हो सकती है, या बनने की चाहत हो सकती है, या फेमस होने की चाहत हो सकती है, तो ये बाहरी होता है। इंट्रिंसिक या अंतः जो होता है, जो हमारे अंदर से इनर जो कॉन्शियस निकलता है, या प्रेरित जो हमारे अंतः प्रेरणा जो प्रेरित करती है उसे अंतः प्रेरणा कहते हैं। तो बाह्य प्रेरणा, ये देखिए वेतन बाह्य प्रेरणा है। प्रशंसा, बाहरी लोग जो अन्य लोग हैं प्रशंसा करते हैं हमारे काम को लेकर के। पदोन्नति ये भी बाह्य प्रेरणा है, जिसमें हमारे पद में वृद्धि हो जाती है, चाहे वो वेतन बढ़ रहा हो या पदोन्नति में हमारा पद भी बढ़ जाता है। जो जुनून होता है ये हमारे इंट्रिंसिक होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक प्रेरणा होती है। तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण जुनून नहीं है, बाकी तीनों बाह्य प्रेरणा के उदाहरण हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 17वां जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि पहले ही बता दिया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसका मतलब दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं। जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है? अब यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिया गया है। शिक्षक अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। इसके अलावा शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। शिक्षक मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब जो शिक्षक होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श और निर्देशन करते हैं तो इनमें से क्या सत्य है? व्यावसायिक विकास स्पष्ट होता है, ये गलत हो गया आपका। इसके अलावा शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, अब यहाँ पे ये भी गलत हो गया क्योंकि पदोन्नति उनका उद्देश्य नहीं है या केवल प्रोत्साहन उद्देश्य नहीं है। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है,
विशेष अवधान प्राप्त होता है, ये सही है, लेकिन इसकी तुलना में जो तीसरा आंसर है वो सबसे बेस्ट आंसर है, सबसे अधिक सही आंसर है। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सुरक्षित और व्यस्त महसूस करते हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य होता है, छात्रों को प्रशिक्षण करना होता है, छात्रों को शिक्षित करना होता है, तो ये आपको ध्यान देंगे। 18 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो वस्तु तब भी मौजूद रहती हैं जब या तो हम उसे नहीं देख सकते हैं या उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? संरक्षण, वस्तु अस्थायित्व, मन का सिद्धांत या जीववाद। ध्यान देंगे ये जो क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे से है। जीन पियाजे के अंतर्गत ये जो है जनरली जो बच्चे होते हैं उनके बारे में ये लिखा हुआ है जीन पियाजे के अंतर्गत कि जब वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देंगे कि वस्तु अस्थायित्व होता है। वस्तु अस्थायित्व पहला जो चरण था जीन पियाजे का, उसमें देखेंगे ये आता है। तो वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जाता है। तो ये वस्तु स्थायित्व को संदर्भित करता है। तो ये 18वां का वस्तु स्थायित्व हो गया। उसके बाद 19 जो क्वेश्चन है आपका, 19 जो आपका है, प्रयत्न त्रुटि अधिगम थार्नडाइक के सिद्धांत ने किसके महत्व पर जोर दिया? प्रयत्न त्रुटि, प्रयत्न बार बार प्रयत्न करने पर एरर आएगा, एरर आने के बाद जो त्रुटियां हैं उस खत्म हो जाएगी। तो अधिगम के सिद्धांत में जो थार्नडाइक का सिद्धांत है, किसके महत्व पर उन्होंने जोर दिया है? क्या उन्होंने प्रेरणा को महत्व दिया, पुरस्कार को महत्व दिया, प्रशंसा को या दंड को? तो ध्यान देंगे उन्होंने प्रेरणा को महत्व दिया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो प्रेरणा हो जाएगा। अगला जो है आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं? दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं जिसमें पनिशमेंट और रिवार्ड दिया जाता है? तो ध्यान देंगे पुनर्बलन के सिद्धांत से ये संबंधित है। तो ये क्या व्यवहारवाद सिद्धांत है, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि है, मानवतावाद सिद्धांत है या संयोजकता सिद्धांत है? तो आपका जो आंसर होगा बिहेवियरलिज्म जो होगा व्यवहारवाद का सिद्धांत है, जिसमें दंड और प्रोत्साहन, रिवार्ड और पनिशमेंट दिया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित से किसका उपयोग करता है? विविध प्रदर्शन का, वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक बल। तो आपका जो आंसर होगा विविध प्रदर्शन होगा, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा, डाइवर्जेंट यहाँ पे एक्सप्लोर लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना है। वर्ष अंत मूल्यांकन ये नेगेटिव आंसर हो गया, केवल साल में एक ही बार। रैखिक ये भी गलत हो गया। अनुशासनात्मक ये भी गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो पहला हो गया। अगला जो है यहाँ फुल नेम दिया हुआ है, ODC डिनोट्स फॉर, ODC का यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, ऑब्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओपोजिशनल कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो आपका जो आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका जो है ODC का जो अर्थ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये दूसरा इसका आंसर आपका सही होगा। अगला हम लोग चलते हैं 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, समान लिंग मित्रता किसके दौरान होती है? प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य किशोरावस्था या फिर मध्य बचपनावस्था? तो ध्यान देंगे समान लिंगी जो मित्रता होती है, जिसमें मेल के साथ मेल और फीमेल के साथ फीमेल, महिलाओं के साथ दोस्ती करती हैं और पुरुषों के साथ दोस्ती करते हैं। तो जनरली प्रारंभिक किशोरावस्था होती है, जो जनरली आपका 12 से 15 वर्ष कह सकते हैं। तो प्रारंभिक किशोरावस्था में समान लिंगी मित्रता प्रबल होती है, ये आपको ध्यान देना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों में लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? दृढ़ता, वांछनीयता या अक्षमता या ढलनशीलता? अब यहाँ पे देखिए लचीला पर पहले से लिख दिया है, अब इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर साफ साफ आपको दिख रहा है। लचीलेपन को कोई भी परिस्थिति हो जिसमें बच्चे समायोजित हो सकते हैं, वो उनके लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? तो ढलनशीलता के रूप में जानता है। कहीं भी किसी परिस्थिति में ढल जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। तो ये जो दोनों वर्ड है लचीलापन और समायोजन, इससे जुड़ा हुआ है। तो बाकी आंसर पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो 24 का जो आंसर होगा वो चौथा होगा। इस वीडियो में और भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो स्पीड बढ़ा करके आप देखेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका सही है। स्पीड अगर आपको कम लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा है। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होता है? प्रतिभाशाली बच्चे किसको कहा जाता है? जो IQ का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण किया गया है IQ के आधार पे बच्चों का,
तो उसमें 170 या अधिक, 130 या अधिक, 70 या अधिक, 120 या अधिक। तो ध्यान देंगे प्रतिभाशाली बच्चा है, इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर जो है फिक्स है, 130 या अधिक प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 26 नंबर का जो क्वेश्चन है क्लासिकल, अब ये पावलाव से क्वेश्चन आ गया है। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया में मध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रक्रिया, वातानुकूलित प्रक्रिया, तटस्थ प्रक्रिया। अब ध्यान देंगे, इसका जो आंसर होगा, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें हम लोग जो सीखते हैं वो कंडीशनड रिस्पॉन्ड होता है, जिसमें वातानुकूलित प्रतिक्रिया आपका जो आंसर होगा कंडीशनड रिस्पॉन्ड, जिसमें आप देखते थे कि जो पावलाव ने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पे, तो पहले जो है भोजन दिया तो लार टपका, उसके साथ साथ भोजन के साथ साथ घंटी बजाया, उसके बाद फिर जो है देखा तो फिर लार टपका। अब यहाँ पे अब भोजन और घंटी जो है, अब घंटी पहले बजाया, भोजन बाद में दिया। अब ये बार बार आदत पड़ गई कुत्ते की कि घंटी बजता है फिर भोजन मिलता है, तो वो लार टपका रहा है। अब केवल घंटी बजाया तो फिर लार टपक गया। अब यहाँ पर जो ये केवल घंटी बजने से जो लार टपक रहा है, ये वातानुकूलित प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक नहीं है बल्कि वातानुकूलित है, कंडीशनड रिस्पॉन्ड है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो तीसरा आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। वृद्धि और विकास का अध्ययन आपको करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो आपका जो इसमें आंसर होगा, चूँकि वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो तुलना नहीं करेंगे, न ही केवल संख्या पर ध्यान देंगे, मनोविश्लेषणात्मक भी नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे का विकास देखेंगे। इसमें वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो विकासात्मक विधि है, क्योंकि हर बच्चे का जो विकास होता है इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो सब बच्चे का जो विकास अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो विकासात्मक विधि आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है आवश्यकता, यहाँ मैस्लो का सिद्धांत आप पहले ही जान गए कि आवश्यकता का पदानुक्रम प्रेरणा महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, इसके द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब यहाँ पे आवश्यकता पहले से आपने याद रख रहा है कि आवश्यकता को आपने मैस्लो से पहले ही जोड़ लिया है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आवश्यकता का जो पदानुक्रम का जो सिद्धांत है मैस्लो ने दिया है, तो बाकी आंसर अपने आप कट जाएंगे। पियाजे गलत हो जाएगा, पावलाव गलत हो जाएगा, फ्राइड गलत हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा मैस्लो हो जाएगा। अगला जो आपका है 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या संज्ञान। तो ध्यान देंगे, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे देखा है, क्वेश्चन आपका है कि कौन सी कार्यविधि जानकारी को मान्य करने में मदद देते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चिंतन आप नहीं कर रहे हैं, न फिर संज्ञान लगा रहे हैं, बल्कि मूल्यांकन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं जानकारी को मान्य करने में। तो मान्य कब होगा? जब आप मूल्यांकित करेंगे, उसको अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तभी आप देखेंगे कि मान्य है अथवा अमान्य है। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारंपरिक सहयोग इनमें से अधिक पाया जाता है। किस में पारंपरिक सहयोग अधिक पाया जाता है? क्या समूह में पाया जाता है, टीम में पाया जाता है, समाज में पाया जाता है या क्लासरूम में पाया जाता है? अब यहाँ समूह में अलग अलग लोग होते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं। यहाँ आपको देखना है कि सहयोग किस में अधिक पाया जाता है। समूह में सहयोग तो होता है, लेकिन क्या सबसे अधिक होता है, ये आपको ध्यान देना है। टीम में अधिक होता है, समाज में होता है या कक्षागृह में होता है? कक्षागृह तो आपका आंसर ऐसे गलत हो गया, समाज भी गलत हो गया। अब टीम और समूह दोनों में सहयोग की भावना होती है, लेकिन सबसे अधिक अगर आपको सहयोग पूछा जाए तो टीम में होती है, क्योंकि कोई काम टीम आपस में मिल करके कर रहे हैं, तो मिल करके यहाँ पे मिल करके ही काम करना टीम का एक पर्याय होता है, इसलिए सहयोग की अधिक भावना इसमें पाई जाती है। तो ये आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोगों का कितना इसमें क्वेश्चन में कितना आंसर सही आया, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो कोई स्पेशल टॉपिक या कोई विशेष टॉपिक में कोई समस्या हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि उस टॉपिक को लेकर के हम डिटेल वीडियो बना सकें, आपको समझा सकें। ये जो कोई और समस्या आया हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।